सुप्रभात। कल हम बात कर रहे थे संदेह अलंकार की। उसके बाद आज की इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। और अलंकार परिचय में आज हम बात करेंगे उससे आगे की भ्रांतिमान। संदेह अलंकार की भांति एक अलंकार होता है भ्रांतिमान। जब हमें किसी वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु की भ्रांति हो जाए। देखिए, संदेह में तो क्या होता है, एक वस्तु में अनेक वस्तुओं का भ्रम होता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन भ्रांतिमान में एक वस्तु में, किसी वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु की भ्रांति होती है जो वास्तव में अन्य वस्तु नहीं होती। अर्थात सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। समानता होती है कोई ना कोई, गुण धर्म की या आकार प्रकार की या रंग की या प्रकृति की कोई समानता होती है, उसके कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। वो कहलाता है भ्रांतिमान अलंकार। जैसे एक बहुत बढ़िया उदाहरण है मैथिली शरण गुप्त का, साकेत का। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता अन्य सुख ये कौन है। देखिए, भ्रांति है यहां। नाक का मोती अधर की क्रांति से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने अपने नाक में आभूषण जो है उसमें मोती पहन रखा है और वह मोती सफेद रंग का है। अधर की कांति, अधर होठ, होठ गुलाबी रंग के हैं। सफेद रंग पे जब गुलाबी रंग की प्रभा पड़ती है तो एक छवि बनती है और वो छवि दाड़िम, अनार के बीज के समान लगती है। और भ्रमवश उसको जो है तोता अनार का दाना समझ लेता है और नासिका जो है नायिका की नाक, उसको तोता समझ लेता है कि ये तोते की नाक है और इस तोते ने अपनी नाक में अनार का दाना पकड़ रखा है। भ्रम हो गया, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम। अर्थात नाक का मोती जो था वह अधर की कांति से दाड़िम के बीज के समान भ्रम पैदा करता है। यह कहलाता है भ्रांतिमान अलंकार। एक और उदाहरण देखिए। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस की बूंदें घास पे पड़ी हुई हैं और हंसनी उनको चुग रही है। क्या समझ करके? मोती समझ कर। यानी ओस की बूंदों में मोती का भ्रम पैदा हो रहा है जो वास्तव में मोती नहीं है। यानी जो वास्तव में मोती नहीं है, वह वस्तु नहीं है, लेकिन भ्रम हो रहा है। एक और देखिए आप। जानी शाम को शाम घन नाच उठे वन मोर। जानी शाम को शाम घन, यहां शाम शाम दो बार है तो यमक भी हो जाएगा। शाम श्री कृष्ण को शाम घन काला बादल जान करके, नाच उठे वन मोर, वन में मोर नाचने लगे। सादृश्य के कारण श्री कृष्ण के अंदर काले बादल का भ्रम या भ्रांति हो जाती है। एक और उदाहरण देखिए आप। चंद आकाश को वास विहाय के आजू यहां कहां आए हुए है। नायिका अपने घर की छत पे खड़ी है और उसका मुख जो है उसमें इतनी कांति आभा है कि उसको देख करके नायक अथवा कवि को चंद्रमा का भ्रम हो जाता है और कवि कह उठता है, चंद आकाश को वास विहाय के। चंद्रमा आकाश का अपना निवास स्थान छोड़ करके आज इस जगह कहां उदय हो गया। नायिका के मुख में चांद की भ्रांति हो गई। यह कहलाता है भ्रांतिमान अलंकार। यानी किसी वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु की भ्रांति हो जाना। अगला है विरोधाभास। विरोध प्लस आभास, दीर्घ संधि है। विरोध का आभास मतलब आभास होता है विरोध का, विरोध होता नहीं है। विरोध का आभास। जिस अलंकार में जहां कथन में वास्तव में विरोध न होते हुए वर्णन में विरोध का आभास हो, कथन में विरोध नहीं होता, वक्ता या कवि जो बात कहता है उसमें कोई विरोध नहीं होता, लेकिन वर्णन में विरोध का आभास होता है। ऐसा लगता है
कि ये बात परस्पर विरोधी है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। समझ गए? यानी वास्तव में विरोध नहीं होता, अगर उसको सही ढंग से उसका अर्थ देखा जाए तो विरोध नहीं होता, लेकिन वर्णन में ऐसा लगता है कि जैसे विरोध हो। उदाहरण देखिए आप, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, इस प्रेमी हृदय की गति कोई नहीं जानता इस संसार में। यहां तक तो ठीक है। अगली पंक्ति देखिए आप, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो, इसलिए भी है इसमें। यहां देखिए दो अर्थ हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों वस्तु काले रंग में डूबती जाती है त्यों त्यों उजलू हो, त्यों त्यों वह उज्जवल या सुंदर साफ सुथरी होती जाती है। ये कैसे हो सकता है? विरोध का आभास हो रहा है कि भी काले रंग में डूबने वाली वस्तु काली होगी, उज्जवल कैसे होगी, ऐसा आभास हो रहा है। लेकिन अर्थ अगर देखा जाए तो यह है कि काले रंग में डूबने वाली वस्तु वास्तव में उज्जवल होती जाती है। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु को काले रंग में डुबाया जाता है उस वस्तु पर अगर पहले से कोई दाग अथवा धब्बा है तो वो काले रंग में एकाकार हो जाता है। अब यहां इसका दूसरा अर्थ भी देखती है आप, ज्यों ज्यों बूढ़े रश्याम रंग, कि ये मन ज्यों ज्यों श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता है या उनकी भक्ति में डूबता जाता है त्यों त्यों उज्जवल या पवित्र होता जाता है। मतलब डूबने वाली चीज तो डूबनी चाहिए, लेकिन यहां तो क्या हो रहा है? तैर रही है, उज्जवल हो रही है, ऊपर उठ रही है। तो यहां विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। एक और उदाहरण देखिए आप, महादेव वर्मा का बहुत शानदार उदाहरण है। आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पलक के। आग हूं, देखिए कवित्री पहले कह रही है कि आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, हिमजल बर्फ का पानी ठंडा, कि मैं वह आग हूं जिसके अंदर से ठंडे पानी के बिंदु या ठंडे पानी की बूंदें झलकती हैं। ये कैसे हो सकता है? एक का एक ऐसा लगता है कि आग के अंदर से ठंडे पानी की बूंदें भला कैसे आ सकती हैं, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, विरोध नहीं है। कवयित्री विरह की अग्नि में जल रही है और उसकी आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं वह विरह की अग्नि में भी ठंड या शीतलता का आभास करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार ठंडा पानी अग्नि को बुझा देता है उसी प्रकार से कवित्री की आंखों से निकलने वाले आंसू उसके हृदय के दुख को कम करते हैं। शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पलक के, पहले तो कह रही है शून्य हूं। शून्य का मतलब वह व्यक्ति जिसमें कोई संवेदना, इच्छा, कामना, भाव, विचार ना हो, वो किसी से कोई मतलब नहीं जिसका। तो फिर बिछे हैं पावड़े पलक के, फिर प्रतीक्षा किसकी है? एक तरफ तो कह रही है कि शून्य हूं, तो फिर प्रतीक्षा किस चीज की है? लेकिन यहां विरोध का आभास हो रहा है, विरोध नहीं है। शून्य का मतलब यहां अनंत आकाश की तरह खुली हूं और हमेशा उस प्रीतम या ईश्वर की प्रतीक्षा है। कुछ और उदाहरण देखिए आप, लागत कुटिल कटाक्षर क्यों न होय बेहाल, कटत जूहियो दुसार करी तो रटत नटसाल। यहां दुसार और नटसाल इन दो गुणों में परस्पर विरोध है। दुसार तो एक ऐसा बाण है जिसको आर पार किया जा सकता है, किंतु नटसाल वह है जिससे कुछ हिस्सा शरीर में रह जाए। नटसाल जो होता है उसकी नुकीली शरीर, कुछ हिस्सा शरीर में रह जाता है। अब दोनों में परस्पर विरोध है। तो कटाक्ष रूपी जो बाण है वह दुसार और नटसाल दोनों होना विरोधाभास है। कि कटाक्ष रूपी जो बाण है वो देखिए, जो नायिका की आंखों की कटाक्ष रूपी जो बाण है वो या तो आर पार होना चाहिए या फिर उसका कुछ हिस्सा रहना चाहिए। अब आर पार होगा तो वो दुसार कहलाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा अगर रहेगा तो नटसाल कहलाएगा। लेकिन यहां तो दोनों काम हो रहे हैं। ये है विरोधाभास, यानी जहां विरोध का आभास हो। मानवीकरण,
मानवीकरण का अर्थ होता है जहां अवचेतन तत्वों पर मानवीय भावनाओं और संबंधों का आरोप कर उन्हें मानव की भांति आचरण करते हुए दिखाना मानवीकरण कहलाता है। अवचेतन तत्व यानी प्रकृति की जो चीजें हैं, पेड़ पौधे, बादल, वायु, ये जो चीजें हैं ये सारे के सारे अवचेतन तत्व हैं। ये अगर मानवीय भावनाओं और संबंधों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाई दें, इनके ऊपर मानवीय भावनाओं का या मानवीय संबंधों का आरोप करके उन्हें मानव की भांति आचरण करता हुआ दिखाया जाता है। यानी जैसे पेड़ के बारे में कहा जाए कि पेड़ हंस रहा है, कलियां खिलखिला रही हैं, तो वायु दौड़ रही है, बादल परस्पर गुपचुप गुपचुप बातें कर रहे हैं। मतलब वो प्राकृतिक तत्व है जो अवचेतन हैं या अचेतन हैं, उनको मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है कि ये आदमी के समान कर रहे हैं। वो होता है मानवीकरण। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, धीरे धीरे हिम आच्छादन, कामायनी का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। कामायनी का उदाहरण है। यानी जब प्रलय का पानी, प्रकृति पे प्रलय आई और प्रलय का पानी जब हटने लगा तो क्या हुआ? हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से। हिम आच्छादन, बर्फ और पानी जो है वो धरती से धीरे धीरे हटने लगी, कम होने लगा। जगी वनस्पतियां अलसाई, वनस्पतियां पेड़ पौधे, उसके नीचे से आलस्य में अलसाए वैसे पेड़ पौधे उठे, मानो सो करके उठे हों। अब यहां देखिए आप, सो करके उठना काम किसका है? मनुष्य का है, और वही अंगड़ाई लेता है, आलस्य में भरा हुआ होता है। लेकिन यहां ये काम कौन कर रहा है? वनस्पतियां, पेड़ पौधे, ऐसा लग रहा है। मुख धोती ही शीतल जल से, मुख धोती शीतल जल से, और उसके ऊपर से पानी के छींटे पड़ रहे हैं उन पेड़ पौधों से, तो ऐसा लग रहा है जैसे अपना मुंह धो रही हो ठंडे पानी के छींटे मार करके। क्योंकि उठ करके मुंह धोने का जो कार्य है वो मनुष्य का या मानव का है, और वह कार्य करते हुए किसको दिखाया गया है? वनस्पतियों को दिखाया गया है, पेड़ पौधों को दिखाया गया है। यही मानवीकरण है। और उदाहरण देखिए आप, संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट। सुंदर रंग बिरंगी छींट की चुनड़ी ओढ़ना स्त्री का काम है, मानवीय व्यवहार है, मानव का काम है। लेकिन यहां कौन? संध्या, शाम के समय जो है वो हल्के हल्के बादल आकाश में हैं, रंग बिरंगे बादल। तो कवि कह रहा है, ऐसा लगता है संध्या घनमाला की ओढ़े रंग बिरंगी छींट। संध्या जो है बादलों की रंग बिरंगी छींट ओढ़ रखी है। संध्या का काम ही नहीं है छींट के या चुंदड़ी ओढ़ना, मानवीय व्यवहार है। और देखें आप, एक चुपचाप खड़ी वृक्षपात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। चुपचाप खड़ी वृक्षपात, वृक्ष पेड़ों की कतार चुपचाप खड़ी हुई है, यानी हवा नहीं चल रही है, चुपचाप खड़ी हुई है। लग रहा है क्या? सुनती जैसे कुछ निजी बात, ऐसे खड़ी है जैसे किसी की कोई बात है, व्यक्तिगत बात सुन रही हो। अब कान लगा करके व्यक्तिगत बात किसी की सुनना मानवीय व्यवहार है, लेकिन ये किसको करता हुआ दिखाया गया है? वृक्षों की कतार को, वृक्षों की पंक्ति को। ये कहलाता है मानवीकरण। प्रसाद के एक नाटक में बड़ा सुंदर उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घटुसा नागरी। अंबर रूपी पनघट में, अंबर को पनघट बताया गया है, तारा घटुसा नागरी। प्रातःकालीन जो उषा की लालिमा है उसको नायिका मान लिया गया, और वो जब तारे डूब रहे हैं तो कवि कह रहा है कि घड़े रूपी तारों को वो डुबो रही है। ये मानवीकरण है। पानी में घड़े डुबोना नायिका का काम है, लेकिन यहां कौन कर रहा है? उषा रूपी नायिका। ये कहलाता है मानवीकरण, जहां अचेतन तत्वों पर मानवीय भावनाओं और संबंधों का आरोप करके उन्हें मानव की भांति आचरण करते हुए दिखाया जाता है, वो है मानवीकरण। धन्यवाद, बाकी कल।